आपको क्लास 12th हिंदी आरोह भाग का 2 का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। और इसके जो कवि हैं वह हैं कुंवर नारायण जी। तो चलिए शुरू करते हैं कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय से। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, ये कहानी संग्रह हैं। आज और आज से पहले, ये समीक्षात्मक है इनकी, मतलब इस पर इन्होंने समीक्षा दी है। मेरे साक्षात्कार, सामान्य कृति है इनकी। अब आते हैं इनकी कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कुमारन आशान पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, प्रेमचंद पुरस्कार से, लोहिया सम्मान से, कबीर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण से सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने जब काव्य लेखन प्रारंभ किया तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो किताबें बंद पड़ी थी उनको खोलना शुरू किया, क्योंकि लिखने के लिए हमें क्या, थोड़ा सा लेखन कार्य के लिए पढ़ना भी जरूरी होता है। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। और इन्होंने क्या है, कविता भी लिखी, लेख भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, सिनेमा के लिए जो पटकथाएं वगैरह होती हैं वो भी लिखे, और अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं भी इन्होंने लिखी। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। मतलब जो कविता लेखन की विधा है, इसमें इन्होंने क्या है, बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया था, तो इसको ही इन्होंने प्राथमिकता दी है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, और बता रहे कि नई कविता के दौर चला हुआ था उस समय, तो प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की जो दावेदार लंबी कविताएं हैं वह लेने लगी। तब कुंवर नारायण ने आत्मई जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तभी क्या है, जो कुंवर नारायण जी हैं, इन्होंने आत्म पर विजय प्राप्त करना जैसा जो प्रबंध काव्य है उसको रचा, और उसमें बहुत सारी प्रतिष्ठा भी प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतही पर और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो कविता में व्यर्थ का उलझाव रहता है वो नहीं देखने को मिलेगा इनके में, और अखबारी सतही पर और जो वैचारिक धुंध की बजाय संयम और परिष्कार और साफ सुथरापन ही देखने को मिलता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं, और कहते हैं कि भाषा और विषय की जो अनेकता है, विविधता है, उनकी कविताओं में एक विशेष गुण है। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, मतलब यथार्थ का जो खुरदरापन है वो भी देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। उसका सहज सौंदर्य भी, सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल और तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। मतलब इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता क्या है, तो मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन, तो खुलापन हम कह सकते हैं। इसलिए संशय, संभ्रय, प्रश्नाकुलता उनकी कविताएं के बीज शब्द हैं। मतलब इनकी कविता में आपको संशय भी देखने को मिल जाएगा, भ्रम भी देखने को मिल जाएगा, प्रश्न की जो आकुलता है वह भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सब बीज शब्द इनके हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। जो नागर शैली होती है, ऐसी ही उन्होंने नागर का ही जो वर्णन किया है, तो वहाँ की संवेदना हमको देखने मिलती है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता
में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीत राग दृष्टि, नोच खरोंट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में ही पढ़ी जा सकती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है, मतलब शंका करने वाला है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब ये मोबाइल वगैरह आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, आईपैड आ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने के कारण कविता का जो अस्तित्व है वह नहीं रहेगा। ऐसे में ये कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है कि मतलब वास्तविकता में कविता रहेगी कि नहीं रहेगी। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, मतलब फूल से लेकर के बच्चे तक की जो कविता है वो इसमें बताई है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है, मतलब एक और तो यहाँ पर प्रकृति की बात की गई है तो दूसरी ओर बच्चे की बात की गई है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, मतलब चिड़िया क्या कर सकती है, उड़ सकती है जितना उसके अंदर क्षमता है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, मतलब जैसे ही फूल खिलता है तो उसका क्या परिणाम होगा, वह कैसे बदलेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं, परंतु जो बच्चे होते हैं उनके जो सपने होते हैं वह कैसे होते हैं, असीम, उनकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि कल्पना ही तो करना, हम कुछ भी सोच सकते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, मतलब वो बंधे नहीं होते हैं, वो कल्पना की उड़ान उड़ सकते हैं। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के माध्यम से बताया था, आपका भी अपने लिए बता रहा है कि कविता लिखते समय यदि हम किसी सीमा में बंध जाते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से कविता नहीं लिख पाते हैं, और यदि हम लिख भी लेते हैं तो वो मतलब भावुकता नहीं आती, वो पढ़ने में आनंद नहीं आता जो कि बिना बंधनों के आता है। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो, मतलब कवि कह रहा है कि सीमा किसी भी प्रकार की हो वो अच्छी नहीं होती, चाहे घर की सीमा हो या भाषा के ऊपर सीमा हो या फिर समय के ऊपर ही सीमा हो। मान लो आपको समय दे दिया जाए कि आपको 30 मिनट में कविता लिखनी है, अब या आपकी कविता बड़ी है, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम में लिखेगी तो वो क्या है, सही से नहीं लिख पाएगी। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम की द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है, मतलब उन्होंने अपनी बात को बताते हुए भाषा की जो सहजता होती, सरलता होती है उसको बताया है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, मतलब कुछ बात हमें कहनी है तो उसके लिए कुछ शब्द भी निश्चित होते ही हैं। ठीक ही है जैसे हर पैंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं, मतलब जिनको हम पर्यायवाची के रूप में जानते हैं तो उन शब्दों के भी अपने अलग अलग अर्थ और भी हो सकते हैं, उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। मतलब जब दबाव नहीं होता है हमारे ऊपर अतिरिक्त तो जो काम है वह क्या है, आसानी से हो जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, मतलब कविता क्या है, एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर।
कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो अब इस कविता को हम पहले संदर्भ और व्याख्या के साथ समझेंगे। तो संदर्भ में क्या होता है कि ये जो कविता है कहाँ से ली गई है, इसके रचनाकार कौन है, यह बताया जाता है। प्रसंग में इस कविता में हम क्या बताने वाले होते हैं वह प्रसंग होता है। तो हम देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत अर्थात ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं और इसके रचनाकार कौन है, कुंवर नारायण जी। कवि कहता है, अब यहाँ से प्रसंग शुरू हो जाएगा। कवि कहता है कि यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं इस कविता के अर्थ को समझते हैं। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है, मतलब जो कविता होती है वह कैसी होती है, कल्पनाओं की उड़ान होती है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है और इस बात को सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का एग्जाम्पल देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, मतलब उसके अंदर जितनी शक्ति होती है वह उतना ही उड़ सकती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। परंतु जो कविता की जो हम कल्पना करते हैं उसका जो दायरा होता है वह कैसा होता है, असीमित होता है, उसमें कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, मतलब जो चिड़िया होती है वह कितना उड़ेगी, अपने घर से निकल के बाहर तक जाएगी, बाहर से फिर अपने घर आ जाएगी। परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती, परंतु यहाँ पर कविता को देखें तो कविता क्या है, कहीं भी आ जा सकती, क्योंकि कल्पना लोग से पहुँचाना है हमें और हम वैसे भी बहुत भावनाओं से यहाँ वहाँ जाते ही रहते हैं। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है, इस कारण से उसके जो भाव हैं वह इधर उधर जाते रहते, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं, मान लो छोटे से गांव बरेली में बैठे, बरेली से हम अमेरिका भी जा सकते हैं, जापान भी जा सकते हैं, कल्पना की उड़ान में हम विश्व के हर कोने में घूम के आ सकते हैं। कविता घर घर की कहानी कहती है और जो कविता होती है वह प्रत्येक घर की कहानी को बताती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। कवि कहता है कि कविता रचना फूलों के बहाने से हो सकती है, जो कविता की रचना है वह फूलों के बहाने से भी हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते हैं कि कविता कैसे खिलती है। फूल के खिलने के बारे में हम तो जानते हैं, पर कविता के खिलने के बारे में फूल नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है, मतलब उनका जो परिणाम होता है वह कैसा होता है, निश्चित होता है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, जहाँ तक उसकी सुगंध जा सकती वहीं तक जा पाएगी, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और फूल खिलते हैं, खिलने के बाद स्वयं झड़ जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। जो कविता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा रहता है वो उसी समय सीमा में क्या करती, सभी के पास पहुंचती है और सबके मन को व्याप्त करती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता, इस बात को फूल नहीं समझ पाएगा। कवि बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, मतलब शब्दों की क्रीड़ा से जो कवि की कल्पना है वो भी खेलती है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। जैसे बच्चे हैं कहीं भी खेलना शुरू कर जाते हैं, जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे तो वहाँ पर खेलना शुरू कर देंगे, घर में होंगे तो घर में, कई बार तो बच्चे पढ़ते पढ़ते ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि कहीं भी वो क्या कर सकते हैं, खेलना पसंद करते हैं तो कहीं भी खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी जो कविता होती है वह भी कहीं भी प्रकट हो सकती है, वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे खेलने
के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। मतलब जब वो खेलते तो ये नहीं सोचते ये घर मेरा है या ये घर तेरा है, वो तो खेलने में मस्त रहते हैं। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के भावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। मतलब हम कविता को किसी बंधन में नहीं बांध सकते हैं। अब कविता में क्या विशेष भी चलता है तो हम विशेष देखेंगे। कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों व रुचियों के में समानता दर्शाई गई है। साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब हम चलेंगे अगली कविता पर। अगली कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चों की मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब आते हैं इसके संदर्भ और प्रसंग पर, फिर हम इसके अर्थ को जानेंगे व्याख्या के रूप में। प्रस्तुत काव्यांश या कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। अब यहाँ पर प्रसंग, इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दूर हो जाती है। अब आते हैं इसके अर्थ पर। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। मतलब समाज की जो प्रकृति थी उस समय, उसको देखते हुए उसने सोचा कि इसको मैं क्या करूँगा, प्रभावी भाषा के रूप में सबके सामने उपस्थित करूँगा। पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। परंतु भाषा के चक्कर में जैसे ही पड़ा तो जो भाव थे उसकी जो सहजता थी वह नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर वह भाषा के उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। मतलब किसी प्रकार की उसको सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया। मतलब जो कथ्य था उसका वह भी कैसा हो गया, कठिन हो गया। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। मतलब वो जो बात थी वह क्या है, समस्या में बदल गई और वो भी कठिन समस्या में। उसने सारी समस्या को क्या है, ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। मतलब उसको उसका हल ढूंढना था, परंतु हल ढूंढने की अपेक्षा क्या हुआ, और उसके ही शब्द जाल में और फंसता चला गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। कई बार होता है जैसे हमें कोई नट कसना होता है या हमें खोलना है, जैसे मान लो हम है ना कई बार नट को खोलने की कोशिश में क्या करते हैं, उसको कसते चले जाते हैं तो वो और टाइट हो जाता है तो वो खुलता नहीं है। तो ऐसे ही इसके साथ भी उल्टा हो गया।
क्या हुआ, अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई, तो उसकी जो भाषा थी वह और भी जटिल हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, मतलब शब्दों के कारण लोग उसके क्या कर रहे, वाहवाही कर रहे थे, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कभी अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। इसी कारण से कभी क्या है, अपनी बात को बताने के लिए वाहवाही की वजह से बनावटी जो भाषा थी उसका प्रयोग करने लगा, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था, और उसका फल वही निकला जो कवि सोच रहा था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती, मतलब हम ज़्यादा जबरदस्ती करते हैं तो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो मर जाती हैं। उसी प्रकार शब्दों के जाल उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया, मतलब जो कवि बात अपनी कहना चाह रहा था वो शब्दों के जाल में फंसकर उसका जो प्रभाव था वह नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। वह बनावटीपन में ही खो गई, और जो कविता थी वह कविता क्या है, बनावटीपन में ही गायब हो गई। उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को कहीं पर छोड़ दिया, मतलब वहीं पर छोड़ दिया कि बस अब इतना ही। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। अब जैसी चूड़ियाँ मर जाती हैं, अब चूड़ियाँ मर गई तो अब घुमा तो सकते नहीं, तो हम क्या करते, कील को ठोक कर वहीं पर लगा देते हैं। ऐसी ही स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई। मतलब जो स्वाभाविक रूप से लिखता तो वो अलग प्रभाव डालती, परंतु यहाँ पर क्या है, वो शब्दों के जाल में फंस गया तो उसकी जो कविता है वह प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट ना कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा, मतलब तुमने भाषा का प्रयोग सरलता से करना नहीं सीखा। अब यहाँ पर है विशेष बात का मानवीकरण किया गया है, मुक्तक छंद है और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।